ज़रा हटके में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह ख़ान, शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। 2 रोज़ पहले अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं या फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट किया, मुतअद्दिद वहाँ पे बॉम्ब गिराए। दो रोज़ से ये कहा जा रहा था कि ईरान कैसे रिटेलिएट कर सकता है। अब से चंद घंटे पहले हमने देखा कि कतर में अमरीकी बेस को ईरान के मिसाइल ने निशाना बनाया। वहाँ पे पहले लगता है कि इतला थी, इसीलिए एयर स्पेस को पहले बंद किया गया, और जब ये फ़ायर किए ईरान ने मिसाइल्स तो उसका कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें जो फ्लैशेस आ रही हैं ना आसमान के अंदर, उसमें आप देख सकते हैं कतर की एयर डिफेंस एक्टिवेट की गई है। और जैसे आप बता रहे थे एयर स्पेस पहले से ही बंद कर दी थी, और अल उदेद बैंक बेस से जो हवाई जहाज़ और मिलिट्री एसेट्स अमेरिका के वहाँ थे वो सऊदी अरब पहले ही शिफ्ट हो गए थे। जी, तो कतर ने कहा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अड्डा खाली करा लिया गया था। ईरान ने जब ये मिसाइल दागे हैं उसके बाद ये भी बयान दिया कि ये हमला बरादराना मुल्क कतर के ख़िलाफ़ नहीं, ये अमेरिका के ख़िलाफ़ है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उससे ये तासुर उभर रहा है कि ये मिसाइल अटैक कोऑर्डिनेटेड थे। कतर को पहले इतला थी, अमरीकियों को भी शायद इतला दी गई। अमरीकी मीडिया, मगरबी मीडिया कह रहा है कि उन्हें हेड्स अप दिया गया था कि ईरान ये करेगा, ये कोरियोग्राफ थे। हमने माजी में भी देखा है कि जब अमेरिका ने जनरल सुलेमानी को निशाना बनाया था तो उसके बाद भी ईरान ने कुछ इसी अंदाज में रिस्पॉन्ड किया था, ताकि कम से कम ईरान के अंदर कोई फेस सेविंग हो कि हम बिल्कुल खामोश नहीं बैठे हैं, और अगलों को भी पता हो कि नुकसान इसका करना कोई मकसद नहीं है, सिर्फ अपनी थोड़ी सी फेस सेविंग करना है। बिल्कुल। आप देखें, अब 2 ऑप्शंस हो सकती हैं यहाँ पर। अगर हम चले, अब हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, यहाँ पर सिनेरियोज देख सकते हैं। अगर हम इस बात को आगे लेकर चले कि ये बिल्कुल एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था, एक फेस सेविंग अटैक था। अच्छा, फेस सेविंग भी आपने किसके सामने करनी है? आपने अपनी आवाम के सामने करनी है, कुछ हद तक दुनिया के सामने करनी है, दिखाने के लिए कि जी हमारे में ये कैपेबिलिटी है। और फिर अपनी ही हुकूमत के अंदर जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि यार क्या हम बस मारी खाते रहेंगे, उनके लिए। लेकिन फिर कुछ सवालात उठते हैं। अब एक सिनेरियो हम ये भी देख सकते हैं कि क्या ईरान ने बिल्कुल वही किया है जो इजराइल चाहता था ईरान करे? ठीक है, अब टाइमलाइन थोड़ी सी देखें। इजराइल ईरान पर अनप्रोवोक्ड अटैक्स करते हैं, ठीक है। फिर ट्रंप आता है, अपनी धमकियां देता है, कहता है कि जी 2 हफ्ते के बाद मैं सोचूंगा, 2 दिन के बाद वो हमला हो जाता है, राइट। इजराइल जाहिर है चाहता था कि अमेरिका को किसी तरह डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए। आप कह सकते हैं कि वो तो पहले से ही इन्वॉल्व थे। आखिरकार जो अभी हमले किए हैं B-2 बॉम्बर्स के साथ, वो भी एक इन्वॉल्वमेंट ही है ना। लेकिन अब आप गल्फ कंट्रीज़ को भी बज़ाहिर टारगेट किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा बता दूं कि खित्ते में कोई 20 हैं अमेरिकन मिलिट्री बेसेस, और वहाँ पर कोई 40,000 अमेरिकन ट्रूप्स तैनात हैं। आज ईरान ने कहा कि हमने कतर पे तो किया ही है। इससे भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर भी अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पे भी थ्रेट्स थी। वहाँ के जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं प्रो ईरान, वहाँ पे भी हम टारगेट कर सकते हैं, वो हाई अलर्ट पर है। बहरीन और सऊदी अरब में भी ये रिपोर्ट्स आई कि वहाँ पर भी सायरन्स बजे हैं, वहाँ पे भी हाई अलर्ट है कि इस तरफ भी हो सकता है। यूएई ने भी फ़ज़ाई हदूद बंद की हैं। फ़ज़ाई हदूद कतर ने पहले बंद कर ली थी। यूएई का भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने फ्लाइट्स डाइवर्ट की हैं, कंफर्मेशन नहीं है। तो अब ये देखना होगा, सबकी नज़रें इस पर हैं कि ट्रंप साहब ने धमकी दी कि अगर आपने रिटेलिएट किया तो आपको मज़ीद सबक सिखाया जाएगा। और वाशिंगटन में इस वक्त ट्रंप साहब अपनी फ़ौजी कमांडर्स के साथ बैठे हैं, वहाँ पे मीटिंग चल रही है, और ये अब देखना होगा कि अमेरिका इसको और एस्केलेट करता है या फ़िलहाल ये काफ़ी है। इसराइल ने आज भी दर्जनों अटैक्स किए हैं ईरान के ऊपर, बल्कि अब से चंद घंटे पहले भी वहाँ पे तेहरान में बॉम्बिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं, और इसराइल कह रहा है कि जी मैं तो अपने काम पे लगा रहा हूँ। इसराइल का आज कहना है कि उसने 6 हवाई अड्डों को निशाना बनाया है, और वहाँ कुछ पुराने F-15, F-5, एक रिफ्यूलिंग जहाज़ और एक कोबरा हेलीकॉप्टर जो है, ये ज़ाहिर है कि ईरानी फ़ज़ाइया है ही इतनी सी,
तो उसको उन्होंने निशाना बनाया है। आप जो कह रहे हैं कि अब देखना ये है कि एक और अमेरिका क्या कर रहा है। इजाफा कर लूँ, सिर्फ ये नहीं, इवन जो वहाँ की जो बहुत बड़ी जेल है उस पर भी एक हमला हुआ है, जहाँ पर जो सियासी कैदी ज़्यादा रह जाते हैं। IRGC पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स और उनके नजरियाती जो कमांड सेंटर है वहाँ पर भी, बसीज पर भी हमले, यानी स्टेट ऑर्गन्स पे हमला, मतलब सारे स्टेट अच्छा, प्रिजन पे हमला करने का मकसद कि कैदी वहाँ से निकलें, भागे? नहीं, ये पता नहीं क्या है। लेकिन ये, हाँ, आई मीन अगर बिल्कुल टारगेट किया गया तो यही है। लेकिन जो सवाल था, तकरीबन 15,000 फौजी कैदी हैं वहाँ पे, सुना ये है। अच्छा, अब 2 दिन से मीडिया ये कह रहा था, अब देखना ये है कि ईरान क्या करता है। ईरान ने कर दिया, अब सवाल आ रहा है कि अब देखना ये है कि ट्रंप क्या करते हैं। देखें, अगर तो ये नूरा कुश्ती है तो फिर ये आज मसला सेटल हो गया कि ईरान ने का गुस्सा, उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम भी कर लो, खाली अड्डे पे से ही हमला कर लो। लेकिन ट्रंप जो है वो ट्रंप है। ट्रंप अगर इसको इसी तरह लेता है जिस तरह के हम ले रहे हैं एक सिनेरियो के तहत, तब तो ये है कि उम्मीद है कि मामला यहाँ अब वाइंड अप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी नीयत ये है कि हो अब आ गया रजीम चेंज का वक्त, तो फिर वो इसको, आज के हमले को, ईरान को एक जस्टिफाई करेंगे अपनी अगली मूव के लिए। अच्छा, अब रजीम चेंज पर हम आते हैं, रजीम चेंज पर आते हैं, लेकिन पहले जरा इस चीज़ को थोड़ा सा मजीद गेम करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि देखो यार, नियत की अगर हमने बात की, ठीक है, फ़र्ज़ करो ये स्टेज मैनेजर, फ़र्ज़ करो ईरान ने किसी तरह अपने जो सेकंड लेवल कॉन्टैक्ट्स हैं उसके ज़रिए बता भी दिया है, और अमेरिका ने कहा कि ठीक है यार, यहाँ पर हम डी एस्केलेट करते हैं। अब किस हद तक आप अमेरिका की बात पर यकीन कर सकते हैं? कोई एतबार नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए, अब थोड़ी सी अगर क्रोनोलॉजी टाइमलाइन चेक करते हैं ना, ईरान ने जो जॉइंट कमीशन फॉर पावर्स JCPOA है उस पर साइन किया ट्रंप ने, उसको उड़ा दिया। अच्छा, उसमें क्या था कि जी हम अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़ा सा रोल बैक करेंगे, आप हमें सैंक्शंस और ये जो मुख्तलिफ पाबंदियां हैं इन पर थोड़ी सी आप नरमी दिखाएं। ट्रंप ने उसको न्यूक कर दिया। मैं नहीं मानता। ईरान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन किया हुआ है, इजराइल ने नहीं किया हुआ, वो एक अलग कहानी है, वो कल उस पर बात करेंगे हम इंशाल्लाह। और मुज़ाकरात चल रहे हैं और ट्रंप ने उसी टेबल जहां पर बातें डिस्कशंस हो रही हैं उस पर बॉम्ब गिरा दिया। फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम तो इसमें नहीं आना चाह रहे, आखिरकार मैं तो जंग नहीं करना चाह रहा था, मैं 2 हफ्ते के बाद देखूंगा। 2 दिनों में आपने अटैक कर दिया। हाउ मच कैन यू ट्रस्ट अमेरिका? किसी बात पे नहीं कर सकते, किसी बात। और अभी भी यूरोपियंस के साथ वो इंगेज कर रहे थे ब्रसल्स में। थैंक यू। आपने ना सिर्फ ईरान के साथ 2 नंबरी की, बल्कि जो भी आपके यूरोपियन एलाइज हैं, आपने कल ट्रंप साहब वहाँ होंगे, ब्रसल्स में, हेग में होंगे। 2 दिन की सरबरा कॉन्फ्रेंस है नेटो की, और सेक्रेटरी जनरल ने कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही कह दिया है, नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने, कि हम सब ये चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार ना बनाए। अच्छा, ये अब यूरोप की आपने बात की, तो मुझे यूरोप पे ना मुझे थोड़ा सा तरस आता है, क्योंकि एक वक्त पर आप दुनिया की एक बहुत बड़ी पावर थी और अब आप मतलब आगे पीछे घूम रहे हैं कि यार कोई रेलेवेंस हमें मिल जाए। कोई रेलेवेंस नहीं मिलनी। अगर हम यूके की बात करें, अभी मैं देख रहा था तो किसी ने ये पोस्ट ही किया सोशल मीडिया पर, उसकी तस्दीक भी की है, हर जो यूके का जो लीडर है या हर यूरोपियन लीडर है, उनके आप बयानात लेके देखें, लगता है कि कोई बॉट लिख रहा है यार, कॉपी पेस्ट बयानात हैं। हमारे पास अगर है वो तो चला दें यार। ये देखें, हर में ईरान इज अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी, ईरान इज अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी। जैसे कि किसी ने आपको ये पर्ची दी है और कहा है कि बेटा ये तुमने ट्वीट करनी है। अच्छा, अमेरिका में भी यही सिलसिला चल रहा है। जैसे यूरोप में कनाडा का, यूरोप से आगे निकले, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर एक ही बयान है। यूके का जो है आपके कीयर स्टाइमर, उनका भी ये बयान है। ऑस्ट्रेलिया तक यही बयान है। मतलब सारे जो गोरे मुंह और एक ऑर्केस्ट्रा है। हाँ, एक ऑर्केस्ट्रा। अच्छा, फ्रांस ने मजम्मत की है। जो मैंने अभी पढ़ा है उसकी 100% तस्दीक मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक स्टोरी थी कि मैक्रोन ने कहा है कि जो अमेरिका ने जो हमला किया है वो गैर कानूनी है। अच्छा से आपने कह दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेन में थोड़ी सी पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, लेकिन वो वाहिद मुल्क है। अमेरिका में अगेन इट्स अमेजिंग, हर जो वहाँ का पॉलिटिशियन है उसकी एक ही स्टेटमेंट आ रही है, ईरान मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, ईरान मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। अभी मैं एक पढ़ा था, देखा था मैं, टॉमस मैसी हैं US के सेनेटर,
और उनका बयान, और वो मतलब हार्डकोर रिपब्लिकन है, ट्रंप के बहुत करीबी साथी, मतलब कट्टर मांगा, और वो कह रहा था कि यार मेरे जितने भी कॉलीग्स हैं वो तो उनका एक ही कट पेस्ट बयान है जो इजरायली लॉबी इन्होंने दिया है, ये मतलब यूएस मीडिया पर आकर वो बोल रहा है। तो दिस इज द वर्थ ऑफ दैट। सो अब ये जो ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमले किए और ट्रंप ने कहा कि जी कि ये बहुत ही कामयाब था, तो अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो गया है तो मामला तो हल हो गया। हाँ, मामला कभी ये था ही नहीं, लेकिन मामला ये था नहीं, और दैट ब्रिंग्स अस बैक टू रिजीम चेंज। अच्छा, यही मसला है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर ट्रंप की बात पे हम यकीन कर लें और स्मैश हो गया है, तो फिर ये बार बार क्यों जोर दिया जा रहा है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पे आए? किस चीज़ के लिए आया? वो चीज़ तो अब रही नहीं है। अच्छा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी यही कहा है कि भाई ये तो बता दो बात क्या करनी है आप, इसलिए कि आपने तो ख़त्म कर दिया ना, लेकिन वो कह रहे हैं नई बेस पे आओ। तो वो क्यों बेस पे बुलाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए ये बातें तो मेरा ख्याल है कि अब मतलब छोड़ ही दें, ये बात सारी बातें रिडंडेंट हो गई हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ रिडंडेंट है, जैसे कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी रिडंडेंट है। हाँ। इस दुनिया में सिर्फ ताकत है, किसके पास है वो कुछ भी कर सकता है, और जिसके पास नहीं है उसको हर एक चीज़ सहनी। अच्छा, आज IAEA के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक बहुत ही अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि NPT अब ये बिखर रहा है। सर NPT तो गया है, और इसका मतलब है कि फिर तो ये जंगल नहीं। देखो, क्योंकि ईरान पुल आउट कर सकता है ना, नॉर्थ कोरिया के रिजीम चेंज की कभी बात क्यों नहीं होती? बम है ना उसके बम है ना यार। हाँ, आप नहीं जा सकते ना वहां पर। तो देखिए, इस वक्त अगर कोई भी दुनिया में कोई भी मुल्क ये सोच रहा है कि यार हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, तो इससे ज्यादा बेवकूफ़ी की बात हो ही नहीं सकती। इट इज़ नॉट अ लग्जरी, इट इज़ नाउ अ नेसेसिटी। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप जंग के हक में हो या आप अमन के हक में हो, यू नीड इट। आपने बात की रिजीम चेंज की, उससे पहले अगर आप चाहें तो हम थोड़ी सी ईरान के ऑप्शंस पर बात करें या डायरेक्ट रिजीम चेंज पर? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, 3 ऑप्शंस कल जिन पे बात हो रही थी कि एक तो पहला ऑप्शन होता है डू नथिंग, आप फिलहाल सह लो, अपने आप को रीग्रुप करें, फिर एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग आप रिटेलिएट करें। लेकिन ज़ाहिर है कि डोमेस्टिक प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इतना कुछ हो जाने के बाद अगर आप खामोश बैठे रहें और सिर्फ आप बयानात दागते रहें तो उससे लोगों का पेट नहीं भरता, तो कुछ ना कुछ करना है। लेकिन अब सिलेक्शन ऑफ टारगेट भी इंटरेस्टिंग है इस दफ़ा, कि चूँकि वो सबसे बड़ा बेस है और अच्छा, बेस खाली हुआ है वैसे भी? हाँ, खाली है। अलादीद नहीं, खाली है या भरा हुआ है? बात यह है कि उस पर मिसाइल गिरा। सही, ठीक है। गिरा या नहीं गिरा, या हवा में? अब ये भी हमें नहीं पता। जो पिक्चर्स आ रही थी ये भी हमें उससे तो नजर आ रहा था कि वो हवा में ज्यादातर डिसमेंटल हुआ। तो एक अलामती रिस्पांस तो है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है, जो फौजी ऑप्शन के अलावा, वो था कि आप ना हॉर्मोज को आप ब्लॉक करें और आप तेल की तरसील को मुतासर करें। अच्छा, इससे किसको नुकसान हो रहा है और किसको नुकसान नहीं हो रहा? हाँ, ये अगर हॉर्मोज को ब्लॉक किया जाता है। अच्छा, तेल की कीमत के बारे में ख़दशा ये है कि अगर मज़ीद ये एक्सकेलेट करता है तो अभी है $77 to $81 पर बैरल, और ये $110 तक शूट कर सकती है अगर एक हफ्ते और कंटिन्यू रहे। अच्छा, अभी ये तेल की कीमतें नीचे जा रही हैं भाई? नीचे जा रही हैं। ये जैसे मुर्दा जो है वो मरने से पहले आखिरी दफ़ा नहीं उसका चेहरा रोशन होता, या तो फिर ये भी हो सकता है, या तो फिर बाजार को भी पता है कि कुछ नहीं। हाँ, और ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने अपना पोस्ट की है कि तेल की कीमतें कम रखें, मैं सबको देख रहा हूँ, दुश्मन के हाथ में ना खेलें। इसका क्या मतलब है? ये अरब ममालिक को है कि जी कि सप्लाई बढ़ाओ, ऐसा ही है। अच्छा, आपने हुर्मस की आपने बात की, अब ये है कि आज अल-अदीद पे हमला हो गया, अलामती सही, लेकिन आपना हुर्मस इज़ अ सीरियस बिजनेस। पार्लियामेंट ने ज़ाहिर है कि ईरान की वो मंजूरी दे दी है कि ये भी ऑप्शन जो है हम इसे कबूल करते हैं, लेकिन आखिरी फ़ैसला जो है सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब ये है रहबर आला अली ख़ामनेई। तो अब ये क्या वाकई फ़िज़िकली बंद हो सकती है? सवाल ये है। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि 1980 से 88 तक जो इराक़ ईरान जंग हुई थी 8 साल, उसमें वॉर ऑफ टैंकर्स तो हम देखते हैं कि वो उनके टैंकर्स को डुबो रहा है और वो उनके टैंकर्स को डुबो रहा है, लेकिन उसमें और पूरा का पूरा जो गल्फ़ का एरिया है, हर रियासत सिवाय ओमान के वो सद्दाम हुसैन के साथ है हर तरह से। उसके बावजूद
हार्बना हुर्मुज़ को बंद करने की धमकियां ईरान देता रहा, लेकिन नहीं दी। उसकी वजह यह है कि हुर्मुज़ के साथ सिर्फ खलीजी रियासतें नहीं जुड़ी हुई हैं, खुद ईरान की मईशत भी जुड़ी हुई है। अच्छा, ये इस पे मैं डिटेल में बात करूँगा। 3-4 रास्ते हैं दुनिया में, मसलन मलाका, स्ट्रेट ऑफ मलाका, वो भी तकरीबन इतनी ही तंग है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद हो जाती है तो आप जहाज़ बोर्नियो से घूम के जो है वो जा सकते हैं। पनामा कैनाल वो अगर बंद हो जाती है तो ख़र्चा तो बढ़ जाएगा, लेकिन बहरी जहाज़ जो है वो साउथ अमेरिका का चक्कर लगा के जा सकता है। सुएज़ कैनाल या बाबुल मंदब जो है रेड सी में, जहाँ इस वक्त हूसी बैठे हुए हैं, अगर वो भी बंद हो जाए तो ट्रांसपोर्ट जो है वो अफ्रीका का लंबा चक्कर लगा के वास्को डी गामा वाला जो रूट है वो इख्तियार कर सकती है। लेकिन आपना हुर्मुज़ का मसला ये है कि अगर ये बंद हो जाए तो ये एक तरह की जेल है, और इसमें तमाम जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं सारे के सारे ओपेक के मेंबर हैं इसके इर्द गिर्द, ईरान समेत। तो अब ये भी देखना है कि आप अपनी ही तंजीम पे कैसे हमला कर सकते हैं। सऊदी अरब, अमारात, बहरीन, कुवैत और इराक़ का तेल और कतर की गैस आलमी तेल का 21% यानी 2.5 करोड़ बैरल रोज़ाना, और गैस का 20% जो रसद है वो आपना हुर्मुज़ के रास्ते, बहरा हिंद के रास्ते जो है वो पहुंचती है। और मज़े की बात है कि सबसे ज़्यादा इसके बंद होने का असर एशिया पे होगा, क्योंकि 67% ऑयल और गैस भारत, चीन, जापान और जनूबी कोरिया को जाती है, 23% यूरोप को जाती है और 10% अमेरिका को जाती है। बाकी ये है कि इसका जो जोग्राफ़ी क्या है हमें तो मालूम है, लेकिन ज़ाहिर है कि नाजरीन के लिए कि ये बेसिकली इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको दुनिया की सबसे अहम और ख़तरनाक शहर कहा जाता है। एक वक्फ़ा ले लें, उसके बाद थोड़ा सा बताते हैं। वेलकम बैक। तो बात इस सिनेरियो पे हो रही है कि आपना हुर्मुज़ जो आज तक बंद नहीं हुई मॉडर्न तारीख़ में, क्या अब बंद की जा सकती है और कैसे? हाँ, कैसे तो ये कि उसमें आप जहाज़ डुबो दें या बारूदी सुरंगें लगा दें, टैंकर्स खुद ही साइड पकड़ना शुरू कर देंगे। कल की खबर है कि 6 जो सुपर टैंकर्स हैं उन्होंने अमेरिका ने जब हमला किया तो उसके बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया, हैंड ब्रेक खींच के यू टर्न ले लिया। तो वहाँ टेंशन तो है। अच्छा, इसकी जो कम से कम चौड़ाई है, दुनिया की सबसे गुंजान जो आबी रास्ता है इसकी 33 किलोमीटर है, मगर इस 33 किलोमीटर में भी जो शिपिंग लेन है जिससे कि सुपर टैंकर्स गुजर सकते हैं उसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर गुंजान ये लेन होगी। अपना हुर्मुज़ जो है वो इतनी हसास है कि उसके लिए अमेरिका ने एक फ़ुल टाइम अपना जो 5वां बहरी बेड़ा है वो मुस्तकिल खलीज फ़ारस में क़याम करता है, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो बहरीन में है, मनामा की पोर्ट पे। कतर जो है उसमें यहाँ अमरीकी सेंट्रल कमान का हेडक्वार्टर भी है और अल अदीद एयर बेस भी है, जिस पे कि आप हमले की खबर हम आपको बता चुके हैं। ये देखें, ये जो 20 बेसिस हैं ये उसका मैप। हाँ, देखिए, अब ईरान को भी सोचना चाहिए था ना कि कौन अपना मुल्क अमेरिकन बेसिस के इतने करीब बनाता है। सही बात है। क्यों? मतलब अच्छा, गलती आपकी है। अच्छा, 3 ममालिक ऐसे हैं जो आपना हुर्मुज़ के इर्द गिर्द हैं या खलीज फ़ारस के इर्द गिर्द हैं। 3 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने एक मुतबादिल इंतज़ाम भी कर रखा है कि जस्ट इन केस अगर ये रास्ता बंद होता है तो फिर क्या होगा। मसलन सऊदी अरब ने खलीज ओमान तक पाइपलाइन बिछाई है और उसकी गुंजाइश है 70 लाख बैरल रोज़ाना। इसके अलावा सऊदियों ने खलीज से लेके बहरा कुल्ज़म यानी रेड सी तक एक और पाइपलाइन बिछाई है कि अगर फ़र्ज़ करें ये ब्लॉक होता है तो फिर रेड सी की जो पोर्ट है उसके रास्ते उसका तेल जाता रहे, लेकिन उसकी गुंजाइश 5 लाख बैरल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अमारात ने खलीज ओमान से जो मुत्तसिल उसकी रियासत है फुजैरा, वहाँ एक ऑयल टर्मिनल तक पाइपलाइन बिछाई हुई है जिसकी गुंजाइश है 15 लाख बैरल रोज़ाना। ईरान ने भी खलीज ओमान के दहाने तक जसक पोर्ट है,
वहाँ तक एक पाइपलाइन बिछाई है जो प्रैक्टिकली तो इस्तेमाल अभी तक होने की नौबत नहीं आई, लेकिन उसकी जो गुंजाइश बताई जाती है वो है 35 लाख बैरल रोज़ाना। इराक़ जो है वो सऊदी अरब, तुर्की और शाम के रास्ते बहरहाल अपना तेल निकाल सकता है अगर आबना हुर्मुज़ बंद हो जाए, लेकिन बहरीन, कतर, कुवैत ये खलीज के पिंजरे में कैद हैं, इनके लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय आबना हुर्मुज़ के। और इन सब का दारोमदार अमरीकी दफाई छतरी पे है और अमेरिका इस छतरी का बड़ा महंगा मुआवजा वसूल करता है इन तमाम रियासतों से। हुर्मुज़ की बंदिश का मतलब ये भी हो सकता है कि तमाम खलीजी रियासतों से दुश्मनी, जिसने भी हुर्मुज़ को बंद किया है। तो क्या ईरान इस पोजीशन में है, ये $1 मिलियन सवाल है। और नुकसान तो सबसे ज़्यादा चीन को ही है अगेन। तो लग ये रहा है कि इम्कानात कम है, ये एज ए थ्रेट तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ डेस्परेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि अगेन देखिए अगर बात आ गई है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, हाँ, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कौन तुम्हारे दोस्त है, देखिए इतना कुछ हो गया है ईरान के साथ, उसके बाद भी उसका जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट है या जो उसका रिस्पॉन्स है बहुत मेजर्ड है। मतलब हमने वो हम ये कहते थे कि जी वहाँ पे आयतुल्लाहों की हुकूमत है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन हमने देखा कि इवन इजराइल पे भी जो वो हमले किए उन्होंने, उसमें यरूशलेम को निशाना नहीं बनाया गया, वो सिर्फ तल अवीव और आपका। लेकिन अगेन व्हेन पुश कम्स टू शव, जब अगर आपकी बका का सवाल पैदा हो जाता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। और अगेन आई मीन देखिए ये जो हम बात कर रहे थे ना कि यार क्या एक एग्जिट मिली है नहीं मिली, देखिए नेतन्याहू तो दहाइयों से उसका एक ही प्लान था कि यार ईरान की या तो हुकूमत को ख़त्म करो, रेजीम चेंज लाओ, या तो फिर ईरान को ही तोड़ दो। और मेरा ख्याल है कि अभी भी ऑपरेटिंग प्लान, अल्टीमेट प्लान यही है, इजराइल का भी और कुछ हद तक अमेरिका का भी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल में ही ट्रंप की एक ट्वीट आई है कि जी ये रेजीम चेंज का लफ्ज़ लोग अच्छा नहीं पसंद करते, लेकिन जो बात है सो है, और इट इज़ टाइम टू मेक ईरान ग्रेट अगेन, मागा से मीगा तक का सफ़र, जिसके बाद मीगा का हैशटैग ट्रेंड होने लगा और लाखों लोगों ने इस हैशटैग को इस्तेमाल किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान में तो इंटरनेट है ही नहीं, तो जितने भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। अगेन जो प्लेबुक है रेजीम चेंज की वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, फिर कैरोलाइन लीविट साहिबा जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, उनसे भी ये सवाल पूछा गया, तो आप देख सकते हैं कि कोरस ना तेजी पकड़ रहा है, सुनिए। The president believes the Iranian people can control their own destiny. And what he said last night makes complete sense. If the Iranian regime refuses to come to a peaceful diplomatic solution, which the president is still interested in engaging in, by the way, why shouldn't the Iranian people take away the power of this incredibly violent regime that has been suppressing them for decades? जी, तो कोरस वहाँ ही जा रहा है। अच्छा, अब आप देखें कि ईरान, इजराइल किन किन चीज़ों को टारगेट कर रहा है। एक तो पावर सप्लाईज, मतलब जिससे रियासत कमज़ोर हो, IRGC, आपकी पूरी फौजी, आला फौजी क़यादत को टारगेट किया है, आपकी इंटेलेक्चुअल साइंटिफिक एलीट को टारगेट किया है। मेरा तो ख्याल है कि अगले फेज़ में वो आयतुल्ला खमीनी को भी टारगेट कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। मकसद है कि ईरान की हुकूमत गिर जाए। अच्छा, बहुत पार्टियाँ हैं जो बड़ी खुशी से आपकी मदद करने के लिए इसमें तैयार हैं। रजा पहलवी, वो तो हम देख रहे हैं, हर जगह कह रहा है कि सर पिक मी, सर मैं हूँ मेरे अपनी खिदमत देने के लिए, कौम के मफाद के लिए। अच्छा, फिर मुजाहिदीन खल्क, जो मैं मानता हूँ कि इंतहाई खैर मकबूल तंजीम है, लेकिन सिर्फ रेजीम चेंज की बात नहीं आती ना, केओस और वोल्कनाइजेशन में वो फिर भी आपके काम आ सकते हैं, क्योंकि आपको 100-200 लोग चाहिए जिनके पास फंडिंग है, जिनके पास कुर्दों को भी, ईरानी कुर्दों को भी दाना डाला जाएगा। ईरानी कुर्दों को दाना डाला गया, जैसे इराकी कुर्दों को डाला गया है। बात हो रही है अ फ्री कुर्दिस्तान स्टेट नॉर्थ में। अच्छा, ये हर दफा होती है बेचारों के साथ, हर दफा होती है। सिस्तान बलोचिस्तान में जैशुल अदल आपकी एक्टिव है। तो रिजीम चेंज एक चीज है, लेकिन अगर वो सिर्फ ईरान के साथ वही हाल करें जो शाम के साथ किया है, कि नक्शे पर तो आपकी वही आपकी सरहदें हैं, लेकिन इनसाइड यू आर नॉट वन नेशन। सीरिया में भी आप देखें
नॉर्थ में कुर्द बैठे हुए हैं, नीचे द्रूज बैठे हुए हैं, मिलिट्री को बिल्कुल जीरो कर दिया, उनके पास सिर्फ क्लैशनकॉव है और रॉकेट लॉन्चर है, क्या तो मुकाबला कर लोगे? तो आई थिंक द अल्टीमेट गेम प्लान इज दिस। और इस पर फिर अगर ऐसा होता है और अगर ईरान में वाकई बॉल्कनाइजेशन होती है, केओस होती है, वो बॉर्डर पे स्पिल ओवर भी होगी हमारी तरफ, वो पाकिस्तान के लिए भी एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा, बाकी मुल्कों के लिए भी काफ़ी होगा। इस पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और थोड़ी सी ईरान में अंदर क्या हो रहा है उसकी भी अपडेट लेंगे। ईरान के अंदर इसराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान की एयर स्पेस को इफ़ेक्टिवली इसराइल ने डोमिनेट किया हुआ है। अब तक जो वहाँ पे लोगों की जानें गई हैं, जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, तकरीबन 950 लोगों की इत्तला है कि ईरान में उनकी जानें गई हैं। इसराइल में जो नुकसान हुआ है वो अभी 24 बताया जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, उनके बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो इस वक्त किसी सेफ़ लोकेशन पे हैं, किसी बंकर में हैं। ज़ाहिर है उनकी लाइफ को एक थ्रेट है। अमेरिका ने बबांगे दोहल जो है उनको थ्रेटन किया हुआ है। तो इस वक्त ईरान के अंदर सिचुएशन क्या है, ख़ास करके तेहरान में? मगरबी मीडिया का ये कहना है कि वहाँ से काफ़ी सारे लोग निकल के दूसरे मकामात पे गए हैं, वहाँ पे शॉर्टेज है, केओस है। अभी चंद घंटे पहले भी वहाँ पे धमाके सुने गए हैं। थोड़ा सा बात करते हैं इस्लामाबाद में। इरना जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है, उसकी ब्यूरो चीफ अफजल रज़ा हमारे साथ इस वक्त हैं। अफजल, आप बताइएगा कि सूरत हाल क्या है तेहरान में इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ाद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके जो दो कोलीग्स हैं बड़े मोहतरम। देखें, नेचुरली जब एक मुल्क हालत जंग में हो, चाहे वो तेहरान तक महदूद ना हो बल्कि 10 से ज़ायद शहरों को इजरायली जो नाजायज़ हुकूमत है उन्होंने निशाना तो बनाया है, लेकिन उसी अंदाज में ईरानियन आर्म फोर्सेस उसका जवाब देते आ रही हैं। और आज सुबह भी, आज दोपहर के वक्त भी। और मैं समझता हूँ ईरान अपने यहाँ पे दिफा का इस्तेमाल तब तक करता रहेगा जब तक दुश्मन की तरफ से हमले नहीं रोके जाएंगे। लेकिन शाहज़ाद साहब, मैं ज़रूर ये बात करना चाहता हूँ, आज हम देख रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के जो हालिया एक नाजायज़ हमला किया गया ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स पर, उनके इंस्टॉलेशन पर, उसका एक जवाब दिया गया। मैं नहीं समझता कि खुदा न खास्ता ये जो हमला खित्ते में मौजूद ईरान के जो बरादर मुस्लिम ममालिक है, उनकी अवाम, उनकी हुकूमत या उनके जितने भी बेनिफिट्स उनके खिलाफ। ईरान ने बारहा इन बरादर ममालिक से ये रिक्वेस्ट किया है, जब से तूफान अल अक्सा का आगाज हो गया 7 अक्टूबर, जब से इजराइल ये जंग हारने लगा, तब से उसने ये कोशिश की कि न सिर्फ ईरान को इसमें धकेला जाए बल्कि अपने जो एलाई है, अपना जो मास्टर है अमेरिका को भी इसमें धकेला जाए। कि अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब भी हुआ। ईरान ने बारहा का, जब जनरल सुलेमानी साहब की असैसिनेशन हुई बगदाद एयरपोर्ट पे, ईरान को ये एग्जैक्टली इंटेलिजेंस मौसूल हुई कि वो ड्रोन्स और वो जो इंटेलिजेंस टेक्निक्स और टेक्निकल कौन कौन से खलीज फारस में मौजूद अरब ममालिक के जरिए से फराहम की गई। अगर शाहज़ाद साहब आपके याद हो तो ईरान की जो टॉप पासदारा ने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी की जब असैसिनेशन हुई, उसके अगले दिन अमीर कतर ईरान का दौरा किया था। उनको ये इत्तला मिली थी कि ईरानियन आर्म फोर्सेस ये डिटरमाइन है कि उन बेसिस जो जनरल सुलेमानी साहब की असैसिनेशन में वो उसमें इन्वॉल्व थे, उसको भी हिट करने के लिए तैयारी कर दी थी। लेकिन बाद में आपने देखा इराक के वो जो अल असद बेस है उनको टारगेट किया गया। ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात है कतरी अवाम और हुकूमत, बिलखुसूस जो उनके जो वालिद मुहतरम साहब थे हमद बिन खलीफा आल सानी, आई थिंक, जो मौजूदा अमीर के फादर हैं। ये ताल्लुकात म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल ट्रस्ट के बुनियाद पर कतर ने बारहा ईरान के जौहरी मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा किया। और रिसेंटली ओमान से पहले सबकी ये सोच थी कि कतर दोबारा इसकी मेजबानी करे, लेकिन कुछ वजूहात के बिना पर ओमान ने ये सालिसी का रोल प्ले कर दिया। मैं समझता हूँ एक रूट काज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये हो क्यों रहा इस खित्ते में? ये खित्ता जहाँ पे मार्च 2023 में
कई अरसे बाद ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान चीन की सालिसी पे एक रियाप्रिशमेंट हुई, दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली हुई और अब तक जारी है। ये क्यों हो रहा है? क्यों ईरान को जो गैर इलाकाई ताकतें ईरान को सिक्योरिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान को एक धमकी, एक खतरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बरादर ममालिक के लिए। और इन्हीं बरादर ममालिक के लिए ईरान ने बारहा, बल्कि जब अक्टूबर गुज़श्ता साल इजराइल ने पहली बार ईरान पर जारहियत की, इरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान समेत पहले इन अरब ममालिक का दौरा किया, फिर अपने लास्ट स्टे पे पाकिस्तान तशरीफ लाए थे नवंबर में। उन्होंने सबको ये इत्तला दी थी कि अमेरिका के खित्ते में मौजूदगी सिर्फ ईरान के लिए खतरा नहीं है, ये हम लोगों के बायलैटरल रिलेशन, मल्टीलैटरलिज्म जो कोऑपरेशन है उसके लिए खतरा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ, अगर मैं देख रहा था कि आज कतरी फॉरेन ऑफिस में उन्होंने ये जवाब दिया कि उनको ये हक महफूज है अपने दिफा के लिए, राइटली अपने पॉलिसी बयान दे रहे जो उनका हक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अरब हुक्मरान ये सोच रहे होंगे कि ईरान और ईरानी आर्म फोर्सेस के जो इक़दाम है वो उनके खिलाफ हो। अच्छा अफजल, एक मेरा सवाल है कि ये बताएं कि ये जो आज इस तरह से किया है ईरान ने रिटेलिएट किया है, तो इसके बाद ईरान के अंदर क्या कुछ तशफ़ी होगी लोगों की कि रिस्पांस जो हमने दिया है वो ठीक दिया है, सही दिया है? देखिए, मैं समझता हूँ ईरानी अवाम इससे भी ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं। उनको ये इल्म है कि आज सिर्फ एटमी तनसीबात। आप कुछ और मज़ीद पूछ रहे थे शायद? नहीं, आप बताएं। अच्छा, सॉरी सर। तो मैंने अगर सेंटिमेंट्स पूछ ले ईरानी अवाम के, वो अभी भी चाहते हैं जो जनरल सुलेमानी के जो कातिल है उनको केफर किरदार तक पहुंचाया जाए, जो कि ईरानी हुकूमत इसको लीगली और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के जरिए से फॉलो अप कर रहे हैं। आपने देखा कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने इस ईरानी सेंटिमेंट्स और इनके जो डिटर्मिनेशन है कि वो लीगली और इंटरनेशनल फोरम पे इसको परसूट, उसको एक बहाना बना के उन्होंने ये प्लॉट करने की कोशिश की कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ईरान असैसिनेशन करने की कोई प्लानिंग बना रहे हैं। ईरान ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो तरीका अपनाए जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक इलीगली और इलिजिटिमेटली अपने एक फौज के एक सीनियर जनरल को इस तरह शहीद किया जाए। आपने देखा डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के आने के बाद उन्होंने एक मैसेज दे दिया था। एक दिन पहले इस्माइल हनिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की शहादत से पहले उन्होंने पार्लियामेंट में जब उनकी इनाग्रेशन हो रही थी, उन्होंने दुनिया को दावत दी, खुसूसन खित्ते के ममालिक को दावत दी कि हम एक बाहमी ट्रस्ट, बाहमी एक गेस्चर के जरिए। अच्छा, अब अफजल, मैं आपसे, टाइम हमारे पास कम है, मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाह रहा हूँ, अगर स्ट्रेट दे सकें। अब अगला मरहला जो है, कल से ये बाजा बजना शुरू हो गया है कि अब हदफ जो है वो ईरानी हुकूमत की तब्दीली है या इसको माजूल करना है, तो ये किस कदर आसान या मुश्किल होगा अमेरिका और इसराइल के लिए? आप वसतुल्लाह साहब हैं? जी, वसतुल्लाह साहब, जी, थैंक यू आपके क्वेश्चन का। वसतुल्लाह साहब, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहते हैं ना, जो दिल की बातें वो जुबान में आ गई। मेरे ख्याल में गालिबन कल रात उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क किया कि ईरान में क्यों ना एक रजीम चेंज ना हो, क्यों ना। बिल्कुल अमेरिका के लिए ये बिल्कुल बेनिफिट है, ताकि अपने जो ना होने वाली जो प्लॉट है उसको भी पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, जाके इजराइल को मजीद उस तरफ से उठा के आपके सेंट्रल एशिया और आपके ईस्ट एशिया में लाया जाए। न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब, बल्कि जो बाइडेन साहब ने भी ये कोशिश करते रहे, कैंपेन चलाते रहे। सदर बाराक ओबामा बड़े कमजोर लेकिन चलाते आ रहे हैं। उनके जो गुज़श्ता असलाफ हैं, सदर कार्टर से लेके सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि हम ईरान में रजीम चेंज लाते हैं, लेकिन जबान में वो लाए नहीं। कभी कभार वो लाते भी होंगे शायद। उन्होंने बड़े बड़े प्लॉट की, वो उस वक्त भी नाकाम रहे। आज मैं यकीन से कह सकता हूँ वसतुल्लाह साहब, अगर ईरान में डेफिनेटली ईरान के डिफरेंट अवाम के दरमियान डिफरेंट व्यूज हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, सदर रईसी शहीद के उनके इंतखाबात के बाद आपने देखा कुछ अपोजिशन सामने आए, इख्तलाफात सामने आए। अभी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आने के बाद इस इख्तलाफात को डिवाइड कर दिया और अवाम को ये एक इत्मीनान का एक रास्ता दिखाया गया ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट ने। तो मैं अभी यकीन से कहता हूँ, अगर आज भी वो अपोजिशन ईरान में, वो जो डिफरेंट ओपिनियन रखने वाले अवाम, अगर बकौल अगर वो हज़रत आयतुल्लाह खामेनी और उनकी जो टीम है या एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, अब यकीन करें आज
ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के डिफेंस में, वो भी आज सड़कों पे है। गुज़श्ता रोज भी इतने बम्बारमेंट होने के बावजूद सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी मुजाहरे में आए। तेहरान समेत कौम, शिराज, मशहद में मुजाहरे हुए हुकूमत के हक में, आर्म फोर्सेस के हक में। मैं समझता हूँ आज तमाम ईरान की सोसाइटी, तमाम जो शोबहाई जिंदगी है, वो इसे अपने आर्म फोर्सेस लीडरशिप इंक्लूडिंग सुप्रीम लीडर के साथ साथ खड़े हैं। ठीक है। ईरानी नेशन मुत्तहिद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पता है एक और चीज़, माना कि अगेन ये दिहाइयों पुराना मंसूबा है। मेरा ख्याल है कि जब से 1979 में वहाँ पर रेवोल्यूशन आई है, देखो ये कोशिश की 79 का जो रेवोल्यूशन आया है ना, इसके बीच 1953 में मुसद्दिक के बरतरफी के दौरान रख दिए गए थे। फिर अगले 23 साल तक वो देख पकती रही और वो फट पड़ी। ये तजर्बा पहले हो चुका है। लेकिन इस बार जो कम से कम एक अगर हम नज़र से इसको देखें तो तूफ़ान अल-अक्सा की जिक्र किया है उसने। अक्टूबर 7, 2023 के बाद आप देख रहे हैं कि ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस को किस हद तक नुकसान पहुंचा है। ठीक है, हिजबुल्लाह की पूरी जो क़यादत थी हसन नसरुल्लाह, उसको वाइप आउट कर दिया। हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटीज़ को भी वाइप आउट कर दिया, इस हद तक कि अभी मैं हिजबुल्लाह का बयान पढ़ा था, वो कह रहे थे कि नहीं जी, ईरान अपनी दिफा कर रहा है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। मतलब एक एक करके आइसोलेट करके हर प्रॉक्सी, हर एलाय को, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें, न्यूट्रलाइज किया है। बशर अल असद, राइट, वो हम सबके सामने है, उस पर कोई मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। माना कि सदाम हुसैन के जाने के बाद ईरान का इन्फ्लुएंस इराक़ में एक्सटेंड हुआ है, लेकिन ये जो खतीब, हिजबुल्लाह और इस तरह के जो मिलिशियाज़ हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, ओवरऑल तो देयर इज़ नो डाउट कि पिछले 20 माह में ईरान वीकन हुआ है, और अब जो मामला गज़ा से शुरू हुआ था वो पाकिस्तान में हमारी दहलीज पे आ गया है। बिल्कुल आ गया। एक ब्रेक लेंगे और फिर थोड़ा इस पर हम बात करेंगे। हम ट्रंप साहब के साथ दोस्ती चाहते हैं, अरब ममालिक भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन अगर ईरान में मसला होता है, वो तितर बितर होता है, तो उसके लिए हमारे लिए भी फिर सीरियस इम्प्लिकेशंस हैं। जब किसी मुल्क पे इस तरह की जंग हुई, ऑक्यूपेशन हुई, रिजीम चेंज हुई, तो माइग्रेशन होती है, बॉर्डर्स से लोग आते हैं। उसके अलावा जो आपके यहाँ इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो एक्टिव होते हैं। तो बलूचिस्तान में जो हमारा बॉर्डर है, और वहाँ से हमारे जो मसले मसाइल माजी में भी रहे हैं, पोरस बॉर्डर की वजह से, वहाँ पे भी हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी की कंसर्न्स बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। और इसराइल का वहाँ पे मौजूद होना नेक्स्ट डोर। अब ये अगेन, अब आप ये देखें ना कि क्या हो रहा है अक्टूबर 7 के बाद। पूरी मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, और इसकी सेंटर जो है वो है इसराइल, राइट। तो अगर फ़र्ज़ करो रिजीम चेंज आती है, तो मतलब कि इनको तो सिर्फ एक ही किस्म की हुकूमत काबिल कबूल होगी ना, अमेरिका को, यूरोप को, इसराइल को, और वो है प्रो यूएस, प्रो ज़ायनिस्ट गवर्नमेंट, जो हमारे लिए एक तरह से डेथ सेंटेंस नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक बहुत ही ख़तरनाक बात होगी, क्योंकि इसराइल का गठजोड़ किसके साथ है? भारत के साथ। उनके ही ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे। ये एक सिनेरियो है जो अनएक्सेप्टेबल है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि तितर बितर हो जाते हैं। यहाँ बॉल्कनाइजेशन हो जाती है, वहाँ पर कुर्द हैं, यहाँ पर सिस्तान बलोचिस्तान, और 22 मुल्क जो है अपने अपने हिमायती ग्रुप को असला दे रहे हैं। हाँ, हिमायती ग्रुप, अफगानिस्तान का रिपीट। तो फिर सिस्तान बलोचिस्तान एक स्प्रिंग बोर्ड बन जाता है बलोचिस्तान की इंसर्जेंसी के लिए। अगेन अनएक्सेप्टेबल फॉर यू। और फिर खुलकर उन्हीं 22 ममालिक के 22 फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज यहाँ पर ऑपरेट करेंगी। ये अगेन नई बात नहीं है। मुझे याद है कि तकरीबन 2004 में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, और मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि उनका एक एक स्टैंडिंग है, हद तक क्रेडिबल है, उन्होंने खबर छापी थी कि मोसाद के एजेंट अमेरिकन पासपोर्ट लेकर अपने आप को CIA के एजेंट्स पेश करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लोगों को रिक्रूट कर रहे थे कि आप जाके जुंदुल्ला में शामिल हो ईरान के साथ के खिलाफ लड़ने के लिए। ये 2004 की बात है। 2025 में क्या गेम है वो आपके सामने है। सो आई थिंक दैट इज ए नाइटमेयर सिनेरियो पाकिस्तान। सो बतौर इस मुल्क के शहरी के मैं तो ये चाहूँगा कि हम ज़रा सुने अपने लीडर्स के साथ, लीडर्स से, कि हमारा स्टांस क्या है। मतलब हम ये देख रहे हैं चीज़ होते हुए
या हमने अभी अपनी एक साइड पकड़ ली है कि नहीं, मेरा तो खैर साइड पर ही है। आई मीन देखें, हमने अगेन अगर आप पूरे खत्ते को देखें तो किसी ने इतनी प्रो ईरान स्टेटमेंट नहीं दी होगी जो पाकिस्तान ने दी है। एट द सेम टाइम वी हैव टू एंगेज विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक हकीकत है, माना कि जैसे आपने भी कई बार ये बात की है शाहजेब कि दे आर ए डिक्लाइनिंग पावर बट दे आर स्टिल अ सुपर पावर। 900 बेसिस इनके अभी भी हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री, लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल अभी भी है। तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम तो एक टाइट रोप वॉक कर रहे हैं ना, जैसे हम हमेशा ही टाइट रोप वॉक कर रहे होते हैं। मैं चाहूँगा एक साइड पर लावा है, एक साइड पर मगरमच्छ है। नेशनल लेवल पे इस पे भी कोई डिबेट हो, डिस्कशन हो, एंड वी आर नॉट कॉट बाय सर्कमस्टांसेस इन आवर नेबरहुड। लेकिन बहरहाल हमारी पता नहीं पॉलिसी अब इस वक्त रिएक्टिव ही होनी चाहिए जैसा कि 77 साल से चल रही है, या प्रोएक्टिव भी होनी चाहिए। अगर प्रोएक्टिव हो तो क्या हो, ये एक अलग डिबेट है ना। फिर चलें, मतलब उसका मतलब क्या है, इस पे हम कल चर्चा कर लेंगे। आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हमें यही इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।